अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एसिड बेस इम्बैलेंस, जो कि पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 है। तो आज की वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। एसिड और बेस का हमारे बॉडी के लिए बैलेंस होना कितना ज़रूरी है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, और हमारे बॉडी के वो कौन कौन से सिस्टम हैं जो एसिड और बेस के लेवल को बैलेंस रखते हैं। अगर एसिड बेस का लेवल इम्बैलेंस हो जाए तो इसके हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होंगे, और इसी के साथ साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। देखो, मैट्रिक में भी और एफएससी में आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास एसिड होते हैं तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं। वो हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन दे, जो आपके पास प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे, मतलब प्रोटॉन उनसे रिलीज करे। उसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो वो हमारे पास एसिड होते हैं। जो बेस हैं तो वो क्या करेंगे, वो वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो आपके पास उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेंगे और वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेंगे, तो उसको हम बेस कहेंगे। तो ये हमारे पास एसिड और बेस है। इसके बाद किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी जो है वो हम थ्रू पीएच चेक करते हैं, और पीएच हमारे पास बराबर होता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन। तो अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच 7 है तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से कम होगा तो इसका वो हमारे पास एसिडिटी की तरफ जाएंगे, और पीएच जितना भी कम होगा उसका मतलब होगा कि वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास पीएच इंक्रीज होता है किसी भी सॉल्यूशन का तो उसको हम कहेंगे बेसिसिटी, और ये फिर आपके पास बेसिसिटी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पीएच किसे कहते हैं। देखो, पीएच हमारे पास जो है वो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन, इसी वजह से अगर आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच आपके पास डिक्रीज होता है, और डिक्रीज पीएच आपके पास फिर क्या करता है, एसिडिटी को शो कर। कम पीएच जितना भी होगा इतनी एसिडिटी आपके पास ज़्यादा होगी, और पीएच का रेंज 0 से लेके 14 तक होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अगर हाइड्रोजन आयन आपके पास इंक्रीज होंगे, सोल्यूशन एसिडिक होगा और पीएच बिलो 7 होगा। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अगर सिंपल एमसीक्यूज आते हैं तो ये फिर आपके पास आ सकता है। इसके बाद अगर प्रोटॉन आयन की आपके पास कंसंट्रेशन कम होती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपके पास बेसिसिटी ज़्यादा है, और पीएच आपके पास क्या होगा, अल्कलाइन होगा, वो सोल्यूशन अल्कलाइन होगा, और आपके पास जो है पीएच 7 से ज़्यादा होता है इस तरह अल्कलाइन सोल्यूशन का। इसके बाद हमारे पास ये एक रेंज इन्होंने दिया है जो अभी हमने बताया भी है कि जो हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच रेंज है हमारे ब्लड का, तो वो 7.35 से लेके 7.45 तक है। और आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में अक्सर आता है लाजमी कि हमारे ब्लड पीएच 7.35 से लेके 7.45 तक है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अगर इससे पीएच कम इस साइड पे आएगा तो आपके पास एसिडोसिस होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर इस साइड पे आएगा तो आपके पास अल्कलोसिस होगी। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एसिड बेस इम्बैलेंस। Acid base balance refer to homeostasis of hydrogen ion concentration in the body fluid. The normal hydrogen ion is 4 multiplied raised to power 10-8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो क्या कहते हैं कि एसिड बेस बैलेंस किसे कहते हैं, कि जब आपके बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल रेंज में हो तो इसको हम कहेंगे एसिड बेस बैलेंस। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, अगर कम होगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी। लिहाजा इसका नॉर्मल रेंज जो है आपके पास, तो वो क्या करता है, वो होमोस्टेसिस और एसिड बेस बैलेंस कहते हैं इसे। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -8। इसको हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास, और इसका यूनिट मिली इक्विवेलेंट। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब
हाउ कैन वी नो दैट सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो हमारे पास कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर pH 7 से कम होगा तो ये एसिडिक होगा, 7 से बढ़ेगा तो ये हमारे पास बेसिक होगा। अब pH कितना है तो वो आपको बताता है कि एसिडिटी कितनी है, pH कितना है वो आपको बताता है कि बेसिसिटी अल्कलिनिटी कितनी है। अगर 7 से लेके 0 की तरफ आते हैं तो एसिडिटी आपके पास बढ़ती है, ये सोल्यूशन एसिडिक होता है। अब अगर एक सोल्यूशन का pH 4 है, दूसरे का pH 2 है, तो ये 2 वाला सोल्यूशन वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 7। बिल्कुल इसी तरह 7 से जाके 14 तक आप जाते हैं तो वो हमारे पास सोल्यूशन अल्कलाइन होता है। अब अगर एक हमारे पास सोल्यूशन का pH जो है वो 8 है, दूसरे का हमारे पास 9 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी अल्कलिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। नॉर्मल रेंज जो हमारे पास है वो 7.35 से लेके 7.45 तक है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखो हमारे बॉडी में अगर एसिड की मिकदार बढ़ती है तो एसिडिटी की तरफ जाती है हमारी बॉडी, अगर बेस की मिकदार बढ़ती है तो बेसिसिटी या अल्कलिनिटी की तरफ जाती है। तो इसको नॉर्मल रखने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं जिसको बफर सिस्टम कहते हैं। और बफर क्या करता है कि अगर सोल्यूशन हो तो बफर उसके लिए, अगर सोल्यूशन आपके पास एसिडिक हो तो बफर उसके लिए बेसिक बन जाता है और उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उसको नॉर्मल लेकर आता है। अगर आपकी बॉडी में बेसिसिटी ज़्यादा है तो बफर उसके लिए एसिडिक बन जाता है। तो क्या करता है कि बफर सिस्टम जो हमारे पास है वो pH को बैलेंस रखता है, सही है। तो बफर हमारे पास एक केमिकल बफर सिस्टम है, दूसरा फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट pH शिफ्ट है वो केमिकल बफर सिस्टम है, जिसमें बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम आता है, जिसमें फास्फेट बफर सिस्टम आता है, जिसमें प्रोटीन बफर सिस्टम आता है। तो ये आगे जाके एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास है pH शिफ्ट की तरफ, तो वो फिजियोलॉजिकल बफर है हमारे पास, जो हमारे पास रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है और जो रेनल मैकेनिज्म है। तो ये तमाम मैकेनिज्म क्या करते हैं, ये आपके पास आपके बॉडी के pH को नॉर्मल रेंज में रखते हैं। अब फ्रॉम वेयर वी गेट द एसिड एंड बेस इन द बॉडी। देखो हमारे बॉडी में एसिड और बेस कहाँ से आते हैं। अगर आप ये सोच ले कि अगर हमारे बॉडी में जो स्टमक में एसिड है और बाकी भी, तो आप ये जहन में आ सकते हैं कि ये एसिडिटी या बेसिसिटी हमारी बॉडी में कहाँ से आती है। देखो हम देखते हैं ना कि हमारे बॉडी में आयरन होता है, तो आयरन कहाँ से आता है, फूड वगैरह से आता है जो हम लेते हैं। तो इस तरह आपके पास एसिड और बेस के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके बॉडी में एसिड की मिकदार बढ़े या बेस की मिकदार बढ़े। टू टाइप ऑफ एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। देखो हमारे पास फूड के मेटाबॉलिज्म से एसिड बनता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, उसकी वजह से हमारे पास एसिड बनता है हमारे बॉडी में। तो एसिड भी बनता है, एसिड और बेस हमारे पास बनते हैं। तो हमारे पास एक होता है वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सोर्स कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सोर्स कौन सा है, वो हम बताएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो एसिड जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड से जो प्रोड्यूस होता है, तो उसके दो टाइप्स है, एक वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल। तो जो हमारे पास वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल एसिड कैन चेंज बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। वो हमारे पास लिक्विड और गैसियस स्टेट में कंटिन्यूसली उसकी हमारे पास चेंजिंग होती है और उस वजह से फिर क्या होता है, हमारे पास वो वोलेटाइल एसिड बनता है। तो वो कौन सा है कि हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं अक्सर, तो ये वेपर्स और वाटर के साथ मिलता है, तो ये हमारे पास क्या कार्बनिक एसिड बनाता है। ये हमारे पास कार्बोनेट आयन, ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन, सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन हुई। तो हमारे बॉडी में जो वोलेटाइल एसिड है, सही है, वो किस तरह बनता है, वो इस तरह बनता है, CO2 और वाटर, ये गैसियस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, ये दोनों मिक्स हो गए, ये हमारे पास कार्बनिक एसिड और ये हमारा H पॉजिटिव आयन हमारे पास बन गया। तो सही, तो ये हमारे पास वोलेटाइल एसिड है।
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर जो है एसिड की कमी होती है या एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो क्या होते हैं, लंग्स उसी के मुताबिक लंग्स की रेट और डेथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपके पास क्या है, CO2 इंक्रीज हो जाता है। CO2 क्या होते हैं कि कार्बनिक एनहाइड्रेस, एरिथ्रोसाइट, RBC वगैरह में इसके से आपके पास H पॉजिटिव आयन बनता है और क्या हो जाता है, आपके पास pH डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब आपके पास एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर किडनी क्या करता है, किडनी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन जो उसको बाहर एक्सक्रीट करता है और आपके पास फिर एसिडिटी वो नॉर्मल लेवल तक आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एसिड बेस की प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन ही इसका नॉर्मल लेवल रखना। कि लंग्स क्या करता है, वो हमारे पास एसिड और जो है CO2 बढ़ाता है। कब, जब आपके पास एसिडिटी कम हो। अगर आपके पास pH ज़्यादा हो जाए, मतलब एसिडिटी बढ़ जाए, तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए किडनी क्या करता है, एक्सक्रीट करता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव को आपके पास फिर pH क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। एसिड बेस इम्बैलेंस, pH अगर आपके पास 7.35 से कम होगा एसिडोसिस कहेंगे, अगर 7.45 से ज़्यादा होगा अल्कलोसिस कहेंगे। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द बॉडी रिस्पॉन्स टू एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉल्ड कंपेंसेशन। अब अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी है, उसकी तरफ बॉडी का रिस्पॉन्स जो होता है कि वो एसिडिटी को नॉर्मल लेवल तक लेकर आए, तो उस रिस्पॉन्स को कहते हैं कंपेंसेशन। अगर हमारे पास बॉडी में बेसिसिटी ज़्यादा है, एसिडिटी कम है, तो उसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए उसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होते हैं तो उसको कहते हैं कंपेंसेशन। मे बी कंप्लीट इफ ब्रॉट बैक विद इन अ नॉर्मल लिमिट। अब अगर हमारे पास हमारे बॉडी का जो कंपेंसेशन मैकेनिज्म है, अगर वो एसिड बेस इम्बैलेंस को नॉर्मल लेवल तक लेकर आए तो तब हम कहेंगे कंप्लीट कंपेंसेशन। अगर हमारे पास हमारे बॉडी में एसिड और बेस इम्बैलेंस है और हमारे बॉडी का जो कंपेंसेशन मैकेनिज्म है वो उसको नॉर्मल लेवल तक आता है लेकिन कंप्लीट नॉर्मल नहीं होता, तो फिर हम कहेंगे पार्शियल कंपेंसेशन। सही है, तो कंपेंसेशन हमारे पास कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। अब जो हमारे पास सेकंड सोर्स था एसिड का, वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड दैट कैन नॉट चेंज बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, लैक्टिक एसिड जो हमारे पास जो है एक्सरसाइज वगैरह के दौरान यूज होते जो है पैदा होता है। कीटो एसिड, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वगैरह में जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन से हमारे पास हैं, वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड सोर्स हैं, बफर्ड बाई बाइकार्बोनेट एंड एलिमिनेटेड बाय द किडनी। और अगर इसके वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब ऊंच नीच आती है, तो उसको बफर कौन करता है, बाइकार्बोनेट आयन उसको बफर करता है और किडनी के थ्रू उसकी क्या होती है, एलिमिनेशन होती है हमारे बॉडी से। तो ये हमारे पास दो सोर्स हो गए किसके, एसिड के। तो ये आप MCQs के लिए जो है इनको याद रख लें। अब हमारे पास हैं बिग 3 रेगुलेटर्स टू कंट्रोल pH, कि हमारे बॉडी का pH को कंट्रोल करने के लिए, उसको नॉर्मल लेवल तक रखने के लिए हमारे पास 3 मेन रेगुलेटर्स हमारे बॉडी में यूज होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर मैकेनिज्म। अगर आपके पास आपके ब्लड में क्या है कि उसमें pH आपके पास ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन आयन जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं, pH आपके पास नॉर्मल रहती है। और वाइस वर्सा अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन कम हो। इसके बाद रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म किस तरह है वो आगे जाके हम एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी पर्सन को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, मतलब उसका pH ज़्यादा है, तो क्या होता है कि उसका जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मतलब उसके लंग्स वगैरह में CO2 रिटेन करता है, तो फिर वो पर्सन क्या कर लेता है, वो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेंजेस आ जाती है, मतलब उसका रिस्पायरेशन वो इंक्रीज हो जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर एग्जर्ट करे। और जब वो CO2 बाहर आता है तो तब उसकी pH जो है हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसकी एसिडिटी, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस उनकी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, इसका कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। और तीसरा हमारे पास रेनल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये 3 को एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। MCQs के लिए आप याद रख लें कि ये 3 हमारे पास जो है मेन रेगुलेटर है हमारे बॉडी के, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं pH को।
अब हमारे पास जो केमिकल बफर सिस्टम है, जो हमने कहा था कि हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सटेंस आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एब्जॉर्ब और रिलीज हाइड्रोजन आयन टू करेक्ट एन एसिड बेस इम्बैलेंस। देखो हमारे पास हमने अभी एक्सप्लेन किया कि एसिड बेस इम्बैलेंस जो है हमारे पास ये अंडर कंट्रोल, इसको बफर जो है वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब बफर क्या करते हैं, अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो H पॉजिटिव आयन को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एसिडिटी कम है तो इसको वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो ये हमारे पास केमिकल बफर सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो एसिड बेस को बैलेंस रखता है। फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारे पास होता है, प्रोटीन बफर सिस्टम भी है और प्लाज्मा पोटाशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज भी है। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रोटीन बफर सिस्टम भी हमारे पास है और प्लाज्मा पोटाशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज क्या है। देखो आपके पास अगर हाइड्रोजन आयन आपके पास ब्लड में ज़्यादा है तो वो सेल की तरफ जाते हैं और सेल से पोटाशियम बाहर की तरफ आता है। तो इस तरह आपके पास पीएच क्या होता है, ब्लड का नॉर्मल होता है। इसके वाइस वर्सा अगर आपके पास जो है एसिडिटी पेशेंट की कम है तो H पॉजिटिव सेल से बाहर की तरफ आएगा, पोटाशियम सेल के अंदर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये केमिकल बफर सिस्टम है। अभी रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म, रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म जो अभी मैंने आपको कहा कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई टू करेक्ट पीएच बिफोर बायोलॉजिकल बफर किक इन। सही है कि हमारे पास बायोलॉजिकल बफर या मेटाबॉलिक बफर सिस्टम जो है वो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले ट्राई करता है रिस्पायरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म। लंग्स regulating amount of H2CO through carbonic acid or CO2 by controlling respiratory rate। देखो हमारे पास ये क्या करते हैं, ये एसिडिटी को इंक्रीज करता है, ये ज़्यादा रिलीज होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, कम रिलीज होगा, एसिडिटी कम होगी। तो ये हमारे पास अंडर कंट्रोल होते हैं रिस्पायरेटरी रेट के। लंग्स एल्टर डेप्थ एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के मुताबिक लंग्स की जो रिस्पायरेटरी रेट है उसके डेप्थ को और रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। देखो अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है तो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कोशिश करेगा कि उसको कम करे। अगर एसिडिटी कम है तो उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर आने में क्या करेगा, रिस्पायरेटरी रेट हेल्प आउट करेगा। विद एसिडोसिस, अगर आपके पास आपकी बॉडी की एसिडिटी ज़्यादा है, पीएच कम है, आपके बॉडी में कार्बोनिक एसिड या प्रोटॉन ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि रिस्पायरेशन इंक्रीज टू एक्सहेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपके पास हाइपर वेंटिलेशन होगी। और हाइपर वेंटिलेशन क्या करेगा, आपसे की बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर की तरफ एक्सहेल करेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आएगा तो फिर आपके पास जो लेवल है एसिड बेस इम्बैलेंस का, वो आपके पास बैलेंस रहेगी। तो इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन। और ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें कि जब एसिडोसिस होती है तो रिस्पायरेशन आपका इंक्रीज होता है, हाइपर वेंटिलेशन में होते हैं। अगर आपके पास अल्कलोसिस है, मतलब प्रोटॉन कम है या आपके पास HCO3 जो है वो हाई है, देखो ये हमारे पास बेसिक है क्योंकि इस पर नेगेटिव आयन है, तो इसमें क्या होता है कि लंग्स रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिक्रीजिंग रिस्पायरेशन। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन रखता है और रिस्पायरेशन आपके पास कम होती है। रिस्पायरेशन कम होती है उसकी वजह से आपके पास CO2 रिटेन रहता है और CO2 आपके पास उस जो कमी है H पॉजिटिव आयन की तो उसको नॉर्मल लेवल तक आता है। अगर वो कंप्लीट क्या करे, उसको बैलेंस रखे तो कंप्लीट कंपेंसेशन, कंप्लीट रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन कहेंगे। अगर वो आपको पार्शियली उसके लेवल को नॉर्मल तक लेकर आ जाते हैं लेकिन एग्जैक्ट नॉर्मल तक नहीं लेकर आ सकता तो उसको हम कहेंगे पार्शियल रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन। अब इसके बाद है रेनल कंट्रोल मैकेनिज्म। किडनी टेक्स फ्रॉम a few hours to several days assist in controlling acid base balance by regulating bicarbonate ion कंसंट्रेशन। तो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में अगर बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो जाए तो ये बेसिसिटी आपके पास इंक्रीज कर देते हैं, एसिडिटी आपके बॉडी का पीएच क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
तो इसको नॉर्मल लेवल तक लाने के लिए रेनल सिस्टम भी अपना काम करता है, लेकिन ये एक्शन लेना फ्यू हार से लेके कुछ दिन लग सकते हैं। मतलब ये रिस्पांस थोड़ा लेट होता है एज कम्पेयर टू रिस्पायरेटरी रिस्पांस। रीएब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट इन केस ऑफ एसिड एक्सिस, अगर आपके पास एसिडोसिस ज़्यादा है तो ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करता है, उसको आपके पास बॉडी में लेकर जाता है और वो क्या होते हैं, वो एसिडिटी को नॉर्मल लेवल तक आते हैं। अगर आपके बॉडी में अल्कलोसिस है तो ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी से क्या करते हैं, वो उसको बाइकार्बोनेट को आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट एसिडिटी को डिक्रीज करता है। ऑलरेडी आपको अल्कलोसिस है, एसिडिटी आपकी बॉडी की कम है और आप जो है बाइकार्बोनेट आपकी बॉडी से निकल जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, नॉर्मल तक आ जाते हैं। तो इस तरह टाइप की कंपेंसेशन हमको कहते हैं मेटाबॉलिक कंपेंसेशन। अगर ये कम्प्लीटली आपके पास एसिड बेस को बैलेंस कर ले तो इसको हम कंप्लीट मेटाबॉलिक कंपेंसेशन कहेंगे, अगर पार्शली कर ले तो उसको हम पार्शियल मेटाबॉलिक कंपेंसेशन कहेंगे। अब हमारे पास अगर कार्बोनिक एसिड और CO2 की कंसंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो ये रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस कहेंगे। अगर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन में कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कहेंगे। अगर आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम कोई एफर्ट करता है कि एसिड बेस आपके पास बैलेंस रहे तो इसको हम रिस्पायरेटरी कंपेंसेशन कहेंगे। अगर आपके पास मेटाबॉलिक सिस्टम कोई काम करता है ताकि एसिड बेस की जो लेवल है वो नॉर्मल रहे तो इसको हम मेटाबॉलिक कंपेंसेशन कहेंगे। अब ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हमारे पास क्यों होती है, कि अगर आपके पास हाइपोवेंटिलेशन है तो CO2 आपके लंग्स में रिटेन रहेगा, आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। डिप्रेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर, फिर भी वही बात, हाइपोवेंटिलेशन की आ जाती है। इसके बाद होल्डिंग ब्रीथ, अगर आप ब्रीथ को होल्ड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में रिटेन रहेगा, आपको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। मसल नर्व्स लंग डिसऑर्डर भी कहती की वजह से भी आपके पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, क्योंकि आपकी लंग्स की जो कंट्रैक्शन है वो एबिलिटी कम होगी, उसकी वजह से आपके पास एसिडिटी बढ़ेगी। इसके बाद है रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस कब होती है कि अगर आपके पास हाइपर वेंटिलेशन हो, मतलब CO2 मतलब आप जो है रिस्पायरेशन आपका ज़्यादा हो तो आपके पास CO2 रहता नहीं है, तो तब आपकी क्या होती है, pH आपका इंक्रीज होगा। फीवर में भी जो है आपका क्या होता है, क्योंकि फीवर में भी आपकी रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होती है, तब भी आपको अल्कोलोसिस होगी। एंजाइटी में और हाई एल्टीट्यूड में भी आपको क्या होगी, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होगी, क्योंकि तब आपका रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज होता है और हाइपर वेंटिलेशन आपको होती है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से फिर आपको क्या होता है, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होता है। इसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होती है कि अगर आपके पास डायरिया है तो बाइकार्बोनेट आयन आपके पास क्या होते हैं, रिमूव होता है आपकी बॉडी से। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको रेनल फेल्यूर है, डायबिटीज़ है तो DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे पास जो है उसकी वजह से एसिडोसिस बढ़ती है। अगर रेनल फेल्यूर है तो वो आपके पास जो रेनल मैकेनिज्म अब हमने पढ़ा वो आपके पास काम नहीं करता, या अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी लैक्टिक एसिड बनते हैं और आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाते हैं। इसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। अगर वोमिटिंग करता है एक पर्सन तो उसकी वजह से स्टोमिक एसिड वगैरह वो बाहर वोमिटिंग की वजह से आ जाता है तो पेशेंट को अल्कोलोसिस हो जाती है। अल्कलाइन ड्रग्स अगर आप यूज़ कर लेते हैं उस वजह से भी अल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस आती है। सही है, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए। जब हमने पढ़ा कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब होगी, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस कब होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगी और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कब होगी। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस। अगर आपके पास बाइकार्बोनेट एंड CO2 ज़्यादा हो तो ये हमारे पास एसिडोसिस कहलाएगा, अगर ये कम हो तो ये आपके पास क्या होगा, अल्कोलोसिस कहलाएगा, ये अगर आपके पास कम हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस जो होते हैं, एसिडोसिस क्या होगा कि HCO3 अगर आपके पास कम हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अगर ये आपके पास ज़्यादा हो तो ये अल्कोलोसिस होगा। ये भी आप MCQs के लिए इनको याद रख ले। सही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि व्हाट लैब टेस्ट वी शुड यूज टू एसिस एसिड बेस बैलेंस। हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए कौन कौन से लैब टेस्ट हमने करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पता चले कि हमारी बॉडी एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो आर्टेरियल ब्लड गैसेस ABGs कहते हैं, दैट प्रोवाइड अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट। इम्पोर्टेंट है ABGs के बारे में। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज मेरा लेक्चर आ जाएगा जो मेरे चैनल पे होगा, तो उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जिसमें क्या होते हैं कि आर्टरी से ब्लड लिया जाता है और उसको एक मशीन के थ्रू चेक किया जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हमारे आर्टरी में ब्लड गैसेस कितने हैं। इसके बाद ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, और हमारे पास एसिड बेस बैलेंस भी हम चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी बैलेंस में है या नहीं है। अब ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन लेवल इन द बॉडी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं और उसकी नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 mmHg है। अगर इससे हमारे पास कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, इससे ज़्यादा होगा तो ये अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। इसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन हम चेक करते हैं, 95 से लेके 100% तक हमारे पास नॉर्मल होता है। अगर 60 to 80 है हमारे पास, इसका क्या होगा कि माइल्ड हाइपोक्सीमिया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी इस बंदे में आ रही है। अगर 40 to 60 होगा मॉडरेट हाइपोक्सीमिया, अगर बिलो 40 होगा इसका मतलब होगा सीवियर हाइपोक्सीमिया। सही है। तो ये हमारे पास क्या, ये ऑक्सीजन लेवल ऑफ अ पर्सन चेक करता है। अभी जो हमारे पास कोविड था तो इसमें ये चीज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, मतलब सेचुरेशन पेशेंट हमारे पास क्या करते थे, ड्रॉप कर लेते थे, उनका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता था, क्योंकि उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफेक्ट होते थे। इसके बाद एसिड बेस बैलेंस, आर्टीरियल ब्लड गैस इज बेस्ट मेजर। देखो हमने कहा कि हम आर्टीरियल ब्लड गैस चेक करते हैं, तो उस वजह से हमें पता चलता है एसिड बेस बैलेंस या इम्बैलेंस का। जो हमारे पास pH होता है तो वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी वेंटिलेशन को चेक करता है। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं कि हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन होते हैं तो वो कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके बाद बेस एक्सिस हम चेक करते हैं, हाउ मच ब्लड बफर इस प्रेजेंट, कि हमारी बॉडी में कितना बफर मौजूद है जो कि एसिड बेस इम्बैलेंस को क्या करे, उसको कंपेंसेट करे, उसको बैलेंस लेवल तक लेकर आ सकता है या नहीं। इसके बाद हम बाइकार्बोनेट चेक करते हैं, मेजर रेनल कंपोनेंट ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस होती है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास नॉर्मल ABGs वैल्यूज हैं कि अगर आपके पास 7.35 से लेके 4.5 तक आपके पास ये pH नॉर्मल है, इस साइड पे आएगा कमी की तरफ तो एसिडोसिस होगी, pH बढ़ेगा तो अल्कलोसिस होगी। इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 नॉर्मल है, इससे कम होगा तो आपके पास क्या होगी, अल्कलोसिस होगी, इससे बढ़ेगी तो आपके पास एसिडोसिस होगी। इसके बाद बाइकार्बोनेट आयन है, ये 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इससे अगर आपके पास कम होते हैं तो एसिडोसिस होगी, इससे आपके पास ज़्यादा होते हैं तो अल्कलोसिस होगी। बिल्कुल इसी तरह बफर जो आपके पास है तो वो -2 से अगर कम है एसिडोसिस की तरफ आप जाते हैं, +2 या इससे ज़्यादा है तो अल्कलोसिस की तरफ आप जाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 नॉर्मल है। इसके बाद अगर इससे कम होगा तो मैंने आपको बताया कि हाइपोक्सीमिया वगैरह में आप जाते हैं। और इसके बाद सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन 95 से लेके 100% तक आपके पास सेचुरेशन होनी चाहिए, इससे कम है तो मतलब ये कि पेशेंट को कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अब लास्ट स्लाइड है हमारे पास एसिडोसिस। प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस इज डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिक्रीज द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अगर आपके पास आपके बॉडी में एसिडोसिस होती है, आपका नर्वस सिस्टम जो वो डिप्रेस होना स्टार्ट कर लेता है, मतलब उसकी एक्टिविटी कम होना स्टार्ट कर लेती है और उस वजह से आपकी डिओरिएंटेशन आपको हो सकती है। अगर सीवियर एसिडोसिस हो, कोमा और डेथ में भी आप जा सकते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा यूनिट था एसिड बेस इम्बैलेंस का। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।